नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज पुनः हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने वर्ण विचार के बारे में पढ़ा था। आज हम अपने इस कक्षा में शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। आज 3 शब्द विचार। शब्द विचार जैसा कि नाम से आपका स्पष्ट हो रहा है, पाठ के नाम से, इस शब्द के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। शब्दों के भेद, शब्दों के प्रकार, शब्द का निर्माण कैसे और किस तरह से होता है। आइए हम शब्द के बारे में पढ़ते हैं। पिछली कक्षा में भी हमने पढ़ा था वर्ण के बारे में कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड। शब्द की सबसे सूक्ष्म इकाई को वर्ण कहते हैं। और अगर शब्द की बात करें तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे आकाश, महल। शब्द अगर हम परिभाषा को देखें तो वर्णों के सार्थक मेल को, ऐसे तो हम ढेर सारे शब्द हैं, कुछ भी कई वर्णों को मिलाकर हम बोल सकते हैं, परंतु सार्थक, सार्थक, स माने सहित, अर्थक माने अर्थ के साथ, तो अर्थ के साथ जो मेल हो वर्णों का, उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे आकाश, आकाश शब्द है। अगर तो ये आकाश का जैसे ही हम नाम लेंगे तैसे हमारे दिमाग में एक उस वस्तु, उस स्थान, उस स्थिति का एक प्रतिदर्श हमारे दिमाग में तुरंत उत्पन्न हो जाता है जिस शब्द का हम नाम लेते हैं। लेकिन कब? जब वो अर्थ के साथ। जब वो निरर्थक होगा तो समझ में नहीं आएगा कि हमने बोला क्या। अगर यही हम सका आ बोले तो सका आ, एक बार अगर मैं बोलूं और आप सुने तो एक बार आप सुनते रहेंगे, सर मैं क्या कहा। अगर मैं बोलूं आकाश तो आपका दिमाग तुरंत आकाश के ऊपर पहुंच जाएगा कि उसका ऐसा प्रतिदर्श होता है, ऐसा प्रचित्र होता है। अगर शब्द का डिफिनेशन अगर हम इंग्लिश में कहें तो अ वर्ड इज अ ग्रुप। अगर हम शब्द की परिभाषा इंग्लिश में कहें तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अगर इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे तो कहेंगे कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, तो उसे हम वर्ड कहेंगे, यानी वर्णों का एक समूह। अब एक बात आती है, कभी कभी हमारे सामने आती है कि पद भी यहां पे है आपका। वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण के नियमों से बंधे शब्द पद कहलाते हैं। याद रखिएगा कि शब्द और पद में बहुत अधिक अंतर नहीं होता, कुछ समझने का ही अंतर है कि वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण के नियमों से बंधे शब्द पद कहलाते हैं। अगर कोई शब्द है वो व्याकरण के नियमों से बंध करके वाक्य बन जाए तब वही शब्द पद कहलाएंगे। परंतु अगर वो व्याकरण के नियमों से न बंध करके स्वतंत्र रूप में है तो उन्हें हम पद नहीं कहेंगे, फिर उन्हें हम शब्द ही कहेंगे। जैसे मोहन, राजीव, बाजार। अब हमने कहा मोहन, ये शब्द हो गया। राजीव एक नाम हो गया, शब्द हुआ। बाजार ये भी एक नाम हुआ, शब्द हुआ। परंतु जब हम कहेंगे कि मोहन और राजीव बाजार जाते हैं तो अब इसमें ये पद बन गया। तो इस तरह से शब्द और पद में थोड़ा सा अंतर है, इसे हमें ध्यान से समझना होगा। आगे आते हैं हम शब्द के भेद पर। शब्द का भेद, शब्द के जो भेद है वो निम्नलिखित ये 4 आधारों पर इन्हें श्रेणियों में बांटा गया, 4 श्रेणियों में बांटा गया है। निम्नलिखित आधारों पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है आधार कि उत्पत्ति के आधार पर, अर्थात जो शब्दों की उत्पत्ति हुई है उसके आधार पर। दूसरा है अर्थ के आधार पर, शब्दों के अर्थ के आधार पर उसे हम बांटते हैं। आगे है
रचना के आधार पर, अर्थात तीसरा है प्रयोग के आधार पर। हम शब्दों का जिस तरह से प्रयोग करते हैं उसके आधार पर भी उसका वर्गीकरण किया गया है। और चौथा है रचना के आधार पर, अर्थात शब्दों की जो रचना हुई है उसके आधार पर। तो आगे हम उत्पत्ति के आधार पर हम थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद हैं वो कितने हैं? 4। उत्पत्ति अर्थात उत्पन्न। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द और चौथा है विदेशी शब्द अर्थात आगत शब्द जो कहीं से आए हैं। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द का अर्थ हम पहले जानते हैं। तत्सम का अर्थ क्या होता है? तत्सम होता है तत्सम जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम। 3 शब्दों से, तत् और सम। तत्सम तत्म होता, संस्कृत में तत्माय होता है उस, परंतु यहाँ पे तत् का मतलब हम यहाँ पे लेंगे संस्कृत से। सम मतलब बराबर, संस्कृत के बराबर। जैसे जो संस्कृत में थे वैसे बराबर बराबर हिंदी में प्रयोग हो रहे, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिभाषा हम यहाँ पे देखते हैं कि संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। हमने अभी आपको यहाँ संविच्छेद करके भी बताया, वही हुआ। इस संस्कृत में जैसे थे वैसे ही हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन न होने के कारण इनमें कोई परिवर्तन इन शब्दों में नहीं होता है, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे हम अपने आम बोलचाल भाषा में आए दिन शब्द का प्रयोग भी करते हैं। जैसे कहते हैं अग्नि, रात्रि, सूर्य, प्रकाश, आम्र, कई सारे शब्दों का हम अपने आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम समझेंगे कि रात्रि, अब अर्थ तो समझ में आ ही होगा किसका अर्थ हिंदी में होता है रात, अग्नि आग, सूर्य सूरज, प्रकाश उजाला और आम माने आम। तो ये सीधे प्रयोग अगर हम हिंदी में कर रहे हैं, इनका कोई परिवर्तन बिना कि तत्सम शब्द है। वही यहाँ पे तद्भव शब्द था, तद भाव, तद माने उससे, भाव माने उत्पन्न या उससे परिवर्तन थोड़ा सा हुआ। तो अब परिभाषा से देखेंगे संस्कृत के वे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे रात, अब हमने इसके पहले तत्व में बताया कि रात को हम रात्रि कहते हैं, संस्कृत में रात्रि कहते हैं, हिंदी में हम बोल रहे हैं रात। तो उसका रूप परिवर्तन हुआ, रूप परिवर्तन है और उसका हम प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि उसी से वो उत्पन्न हुआ है। रात्र से रात बना तो इसलिए उसको हम तद्भव कहते हैं। अग्नि से आग शब्द बना तो आग, उसको हम तद्भव कहते हैं। इस तरह से सूर्य का सूरज, प्रकाश का उजाला और आम्र का आम। इसीलिए हमने ऐसे शब्द लिए कि जो आपको आसानी से समझ आ सके। आगे है देशज शब्द। देशज शब्द वे शब्द जो क्षेत्रीय स्थानीय प्रभाव में प्रचलन के कारण हिंदी में आ गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे तोन, पगड़ी, झुग्गी आदि वे शब्द जो क्षेत्रीय स्थानीय प्रभाव से प्रचलन कारण हिंदी में आ गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे तोन, पगड़ी, झुग्गी आदि शब्द जो क्षेत्रीय स्थानीय प्रभाव में प्रचलन के कारण हिंदी में आ गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे तोन, पगड़ी, झुग्गी आदि। अब यहाँ पे इस परिभाषा को हम थोड़ा समझेंगे कि ऐसे शब्द जो स्थान विशेष में है, हिंदी में वो कोई व्याकरणिक दृष्टि से वो सही नहीं है, परंतु स्थानीय है, जो वहां पे क्षेत्रीय है, वो शब्द अधिक प्रभाव के कारण वो प्रचलन में आ गया, उनका कोई सटीक शब्द नहीं मिला तो उसे हम प्रचलन में आ गया। वो यूं का यूं जैसे ही था वैसे हम प्रयोग कर रहे हैं हिंदी में, वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे तोन, सोन शब्द जहां तक अगर हम जैसे तोन शब्द बोलते हैं उसे हम पेट से उसका हमारे दिमाग में अर्थ आ जाता है, लेकिन कौन सा पेट जो थोड़ा सा बाहर निकला। तो
यहाँ पे समझने की बात है, जैसे हम टोन का नाम लेते हैं हमारा ध्यान उधर जाता है, लेकिन क्या उसे हम पेट कहेंगे? नहीं, क्योंकि वो बढ़ा हुआ पेट होता है तो टोन शब्द उसे कहा जाता है। तो ये देशज शब्द बन गया। पगड़ी, पगड़ी भी सिर में बांधने के लिए जो हम जिस प्रधान का प्रयोग हम पगड़ी कहते हैं। तो अब यहाँ पे पगड़ी भी आपका एक देशज शब्द है। झुग्गी, जैसे हमने झुग्गी का नाम लिया, एक झोपड़ी, एक चेन से बने तंबू का प्रयोग आ जाता है, तो वो आता है हमारा किसी देशी शब्द आता है। विदेशी शब्द ऐसे शब्द जो विदेशियों के संपर्क से हिंदी में आकर प्रचलन के कारण प्रयोग में आने लगे, वे विदेशी शब्द आगे से दिख रहे हैं। हमारे देश में आप भी जानते हैं, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी कि हमारे देश में कई सारे देश के लोग आए, विदेशी लोग आए। कोई तुर्की, कोई फ्रांसीसी, कोई चीनी, कोई अंग्रेज, कई सारे देशों के लोग आए। तो वो आए और वहां पे भाषा का आदान प्रदान हुआ, तो वो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किए जिनका प्रयोग हम धीरे धीरे अपने प्रचलन में ले लिए हिंदी में। तो अब वो आज ज्यों का त्यों आज भी हमारे उसी भाषा में वो वैसे ही चल रहे हैं। तो उन शब्दों को हम विदेशी शब्द या आगत शब्द कहते हैं। जैसे स्टेशन, आज भी स्टेशन अगर हम कहें कि हम कहें कि रेल अड्डा, तो थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा। या रेल शब्द भी एक विदेशी शब्द है, आगत शब्द है। तो एक सटीक न मिलने के कारण या ये कहीं जो प्रचलन में न आने के कारण हम उसे उसी नाम से आज भी प्रयोग कर रहे हैं। रेल, स्टेशन, कार, अपील, पेन, दरबार आदि। इसके बाद ये विदेशी शब्दों के बाद, जैसा कि हमने बात किया था कि शब्द भेद के आधार पर इसके 4 आधारों के आधार पर 4 श्रेणियां हैं। तो दूसरा है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, जिसमें उसके भी 4 प्रकार हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द में समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है, अर्थात एक ही अर्थ हो लेकिन शब्द अलग अलग हो, तो उन शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहेंगे। जैसे अगर हम बात सूर्य की करेंगे तो सूर्य, हम अगर सूरज का नाम लें तो भी हमारा दिमाग किसी स्थान पर जाएगा। भास्कर और दिवाकर, ये सब सूरज के नाम है। तो सूर्य का जैसे हम कहेंगे तो एक ही अर्थ दे रहे हैं। ऐसे जल है, हम पानी भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, सलिल, वायु, ये सभी एक ही अर्थ दे रहे हैं, तो ये पर्यायवाची हो गया, जल शब्द के पर्यायवाची हो गया। अब आते हैं विलोम शब्द पे। विलोम शब्द पे विपरीत अर्थ देने वाले शब्द युग्म, याद रखिएगा, शब्द युग्म न कि शब्द। विपरीत अर्थ देने वाले शब्द युग्म एक दूसरे के विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे अंधकार, प्रकाश। अब शब्द युग्म क्यों कहा गया? क्योंकि ये एक जो है जोड़े हैं। अगर हम प्रकाश का आपसे अगर विलोम शब्द पूछे तो आप कहेंगे अंधकार, अंधकार का विलोम शब्द पूछेंगे तो आप कहेंगे प्रकाश। इसलिए हमको एक दूसरे के लिए क्या विलोम है, तो इन्हें हम शब्द युग्म इसलिए कहते हैं। मान का अपमान, इस तरह से कई सारे शब्द, सुख का दुख, और रोना का हंसना, दिन का रात, कई सारे शब्द हैं जिनका उल्टा होता है, तो उल्टा अर्थ देने वाला ये कह सकते हैं, विलोम शब्द, विलोम अर्थ देने वाले, विपरीत अर्थ देने वाले वो विलोम शब्द कहलाते हैं। फिर है एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। कई सारे शब्द आपको ऐसे मिलते हैं जिनका एक ही अर्थ होता है, अलग कोई अर्थ नहीं होता, तो उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कुर्सी, मेज, अध्यापक आदि। आगे अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ होता है। यहाँ पर समझने की बात है कि एक अनेकार्थी शब्द में, अनेकार्थी शब्द में कि अगर एक ही शब्द है, शब्द एक ही है, लेकिन उसके कई अर्थ हो सकते हैं, अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थान पर, तो उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हम कहते हैं अंक। अंक अगर हम आपसे पूछें कि अंक माने क्या होता है तो आप तुरंत बताएंगे सर ये तो गणित का नंबर है, गणित के जो नंबर को हम अंक कहते हैं। संख्या, लेकिन
और भी अगर हम पूछे नहीं और बताइए तो आप और भी सोच कर बता सकते हैं। इसमें संख्या भी है और अंक माने बोध भी होता है, अंक माने भेद भी होता है। इस तरह से अर्थ हम कहते हैं, अर्थ आपके कहने का अर्थ क्या है, तो यहां पे हमने वाक्य बदल दिया तो आप कहेंगे सर कहने का मतलब क्या है। प्रयोजन, आप किस अर्थ से यहाँ आए हैं, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, तो शब्द वाक्य के अनुसार उसके अर्थ बदल जाते हैं। तो एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। अर्थ मन धन, कहते हैं भैया इनको आर्थिक स्थिति इनकी खराब, मतलब इनकी धन की स्थिति खराब, तो अर्थ धन मन अर्थ का धन भी होता है। आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा समझाए गए ये परिभाषाएं समझ आई होंगी और आप इस पर पिछली कक्षा में मेहनत करते आ रहे होंगे और आगे भी मेहनत करेंगे। मैं आपको आगे कुछ होमवर्क दे रहा हूं जो आपको करना है, ताकि मुझे भी ये आभास हो कि हमारे बच्चे मन लगा के पढ़ रहे हैं, पूरे ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं। आइए मैं आपको होमवर्क दिखाता हूं। आपका होमवर्क है पहला और दूसरा, पहला, दूसरा और तीसरा।